नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं आपके अपने शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 12th एग्रीकल्चर एमपी बोर्ड के लिए हम जो मटेरियल आप तक अवेलेबल करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसको बहुत गौर से सुनना है और उसको रिवाइज भी करना है। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो सारा का सारा रिवाइज करना है। इसके पहले की क्लासों में हमने आपको बताया सूर्यग्रहण के बारे में, चंद्रग्रहण के बारे में, प्रकाश के बारे में, चुंबक के बारे में, ऊष्मा के बारे में एंड लाइट के बारे में, जो विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी भी हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जानेंगे। आज हमारा प्रश्न है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है बेटा, किसके लिए? एमपी बोर्ड के लिए, कक्षा 12 एजी कृषि समूह के लिए है, कक्षा 12 कृषि एमपी बोर्ड। और ये क्या चल रहा है? भौतिकी का पाठ 4 चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत। जिसका नाम क्या है बेटा? विद्युत। विद्युत में आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा पहला है कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। जो ये अंतर है, आखिर विभवांतर में और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो एक साइड डाल देंगे बेटा हम विद्युत वाहक बल, एक साइड क्या डाल देंगे हम? विद्युत वाहक बल। सेकंड साइड हम डाल देंगे विभवांतर। क्या डाल देंगे बेटा? विभवांतर डाल देंगे। ठीक है, बीच में कुछ इस तरह का सरफेस बनाएंगे, इस तरीके से कुछ सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ सरफेस बनाएंगे। हैं जी, क्लियर है इतना? इस तरीके से हम सरफेस बनाएंगे अपना, इस तरीके से सरफेस बनाएंगे। तो विद्युत वाहक बल में पहला पॉइंट, पहले आप सारे के सारे पॉइंटों को पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इनको। ठीक है, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर होता है। यह खुले परिपथ में होता है। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, लिखेंगे, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। अधिकतम विभवांतर होता है। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि सेल खुले परिपथ में होता है। हालांकि इस साइड ये लिखना नहीं, इस साइड लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का अंतर, किसका? दो बिंदुओं का अंतर विभवांतर कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा सेकंड प्रश्न है, सेकंड पॉइंट है, इसका मान सेल के लिए नियत होता है। इसका मान सेल के लिए नियत होता है। सेल के लिए नियत होता है। इसका मान सेल के लिए नियत होता है। सेकंड इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है बेटा। क्या करता है? निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है।
विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। जो विद्युत वाहक बल का मान है विभवांतर से कैसा होता है? अधिक होता है। और इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है बेटा। ठीक है, समझा देते हैं इसको आपको। अभी इसके पहले की क्लासों में हमने जाना था कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, ये बहुत सारी इस तरीके से हमने चीजें जानी थी। आज हम उनके बारे में अंतर पढ़ रहे हैं कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हम आपके सामने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ही ले आ रहे हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए ले आ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने आपके सामने शो आउट किया, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा विद्युत वाहक बल एक साइड, सेकंड साइड डाल देंगे विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल में डालेंगे यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम, जो सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का वो होगा अंतर होगा, अधिकतम अंतर, उसको विभवांतर कहते हैं। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम अंतर विभवांतर होता है। जो होता है विद्युत वाहक बल, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम मान होता है। क्या मान होता बेटे? अधिकतम मान होता। सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम मान क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। और किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का अंतर विभवांतर कर, एक हमारे पास विद्युत का परिपथ है, माना कि एक हमारे पास विद्युत का परिपथ ये है, इसके दो ध्रुव, एक ध्रुव ये बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम मान विभवांतर होता है, और किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका मान सेल के परिपथ पर नियत करता है। नियत माने आधारित होता है। जो विद्युत वाहक बल का मान है ये किस पर निर्भर करता है? सेल के नियत पर, उसकी प्रकृति पर, उसके आवरण पर। तो विद्युत वाहक बल का मान किस पर नियत करता है? सेल के आवरण पर, कि जिसकी दृष्टि इसकी प्रकृति कैसी है नियत करती। तो विद्युत वाहक बल का मान सेल की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो विभवांतर का मान है ये बाह्य प्रतिरोध पर है, जो कि परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो परिपथ का मान है जो रहेगा इसका, वो कहां निर्भर करेगा? बाह्य प्रतिरोध पर। तो इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। मैं एक चीज कहूं, विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक है तो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल से कम होगा। विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक है तो जो विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल से कम होगा। तो सीधी सी बात है, इसका मान किसका? विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है, जबकि विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के मान से कम होता है। पहुंच रही अंदर तक बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके समक्ष। प्रतिरोध क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, डाल लें, नोट डाउन कर लें, लिख लिया करो बेटा सामने। सिर्फ आप बिल्कुल लेक्चर बस मत सुने, क्लियर कट पूरा जो भी यहाँ लिखाए जाते हो मोस्टली क्वेश्चन ही लिखाए जाते हैं सारे के सारे। तो उन सारे के सारे क्वेश्चनों को लिख लिया करो कहीं भी। ठीक है, बाद में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है आपके लिए हम ला रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम जाने लगे, इसलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम डाल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रतिरोध क्या कहलाता है? क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, बीबीएम ये भी है। प्रतिरोध क्या कहलाता है?
प्रतिरोध क्या कहलाता है? उत्तर में इसके लिखें, उत्तर में इसके बेटा लिखें, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को, प्रतिरोध के द्वारा, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए, किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए, किसी चालक प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, और उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, धारा के अनुपात के बराबर होता है, बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही बात? प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध का मतलब आदमी कहते नहीं एक दूसरे का प्रतिरोध करना, प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध माने हम आपकी बात का प्रतिषेध करते हैं, मतलब हम आपकी बात को इनकार करते हैं या उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, तो चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, अब जहां से वो बिजली की लाइन जा रही, जहां से करंट जा रहा है, चालक द्वारा, जो उसको चला रहा है, चालक द्वारा विद्युत के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, उसने करंट को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। क्या? चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहा जाता है बेटा? प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। और किसी चालक का प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या? किसी चालक का प्रतिरोध लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या है? इसकी सीमाएं लिखिए। ओम का नियम क्या है? इसकी सीमा। ये मोस्टली क्वेश्चन है हमारा, आज का सबसे गजब क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। जो ओम का नियम है ये क्या होता है? इसकी सीमाएं लिखना है हमको ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है? इसकी सीमाएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? इसकी सीमाएं लिखिए। ओम का नियम क्या है? इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, नियम क्या है इसका? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो, कोई परिवर्तन ना हो तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उसके
सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है बेटा। ठीक है, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं हैं, ओम के नियम की सीमाओं में पहला पॉइंट डाल दो। सीमा है इसकी, चालक का ताप नियत रहे। क्या रहे बेटा? चालक का ताप नियत रहे, चालक का ताप नियत रहे। दूसरी इसकी सीमा है, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, विकृति उत्पन्न ना हो। ठीक है, तीसरा नियम है हमारा इसका, ओम के नियम से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ओम के नियम से किसी चालक का प्रतिरोध ओम के नियम से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इसको उपयोगिता भी कह देते हैं हम लोग। इस थर्ड पॉइंट को उपयोगिता भी कह देते हैं, जिससे कभी कभार हम इसको भ्रमवश उपयोगिता भी कह देते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। तो ओम के नियम के बारे में हमें समझना था कि ओम का नियम आखिरकार कहलाता क्या है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, एक चालक है हमारे पास, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है बेटा? नियत होता है। इसकी सीमाएं हैं कुछ। कब ऐसा होता है? जब चालक का ताप नियत रहे। कब ऐसा होता है? जब चालक का ताप नियत रहे, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, चालक का आकार नियत रहे, और है जो कि ओम के नियम से किसी चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। हमारी जो अगली क्लास होगी इसी विद्युत वाले पाठ की ही होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।